Good morning all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now today we will discuss about chapter 6 class 7th MP board social science, and maybe this is the last part of this chapter. The name of the chapter government at the center, and here very first we will discuss about how to make a law या how a law is made, कि नियम कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनते हैं. And here I will tell you about there are two types of bill, first ordinary bill and second money bill, and both are different types of bill. After that we discussed about the first reading of the bill, the second reading of the bill and the third reading of the bill, and last we will discuss about the subject mentioned in the central list, state list and concurrent list. And now listen carefully and watch carefully. और इससे पहले यदि आपने दो पार्ट की वीडियोस नहीं देखी हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं. आपको दोनों पार्ट की वीडियोस मिल जाएंगे तो तीसरा पार्ट आपको इजी समझ में आ जाएगा. यदि इससे पहले इसकी पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो आप उन वीडियोस को देखें, फिर इस पार्ट को देखें. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 6, द गवर्नमेंट एट द सेंटर. एंड previous class we had already studied about Lok Sabha, Raj Sabha, the power and the function of the parliament, and now today our topic is how a law is made. Now the parliament makes law on the subject mentioned in the central list and the concurrent list. हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि पार्लियामेंट जो है उन दो लिस्ट पर कानून बनाती है, एक तो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे और एक उसमें क्या बोल सकते हो आप कंकरेंट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट्स होंगे. नाउ बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट द एग्जीक्यूटिव मेक्स अ प्रपोजल. दिस प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल. बिल आर टू टाइप्स, कि एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, वो नियम का एक प्रपोजल तैयार करती है. तो यहां पर मैंने मेंशन किया है दो प्रकार के बिल का, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. इनमें एक ही डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. आपने इसके लिए दो हाउसेस पढ़े हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा. मैंने दोनों के बारे में बताया था कि इसको निम्न सदन कहा जाता है. दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिस इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. एंड नाउ कि जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर. सच बिल आर नोन एज गवर्नमेंट बिल. इसको हम गवर्नमेंट बिल के नाम से जानते हैं. व्हेन एनी मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस अ बिल, कि जरूरी नहीं कि कोई मिनिस्टर ही इस बिल को इंट्रोड्यूस करे, कोई भी मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं. नाउ इट इज नोन एज अ प्राइवेट बिल. फिर उसको हम प्राइवेट बिल कहते हैं यदि मिनिस्टर के अलावा किसी और ने इंट्रोड्यूस किया तो. नाउ दीज बिल्स आर इंट्रोड्यूस आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ चेयरमैन, कि जो स्पीकर या चेयरमैन जो है लोकसभा के, उनसे कंसेंट करके, उनसे डिस्कशन करके ये बिल को किसी भी सदन में पास किया जाता है, किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट देखिए, ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन दिस लोकसभा, इन द लोकसभा. तो ये बिल इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि मनी बिल को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, ठीक है. तो मनी बिल, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. ये मनी बिल का सीधा सा संबंध होता है बेटा लोअर हाउस से, ठीक है, निम्न सदन से, कि ये निम्न सदन में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा. और कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. ये आप याद रखें कि फाइनेंस मिनिस्टर ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. वो भी कब? कंसेंट आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति से कंसेंट करने के बाद, राष्ट्रपति से सलाह करने के बाद, उनसे आज्ञा लेने के बाद ही मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है. और वो भी कौन करता है? मिनिस्टर. कौन सा मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हम हिंदी में वित्त मंत्री कहते हैं, ठीक है. ये तो हुआ दोनों बिलों की बात कि हमने ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में डिफरेंस समझ लिया कि क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है. ऑर्डिनरी बिल सिंपल सा डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, किसी के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई मेंबर हो. बट
when we talk about money bill, the money bill only introduced in the Lok Sabha by the finance minister after the consent of president. Understand? Now, अब हम यहां पर देखेंगे कि जो बिल पास हो रहा है उसकी प्रोसीजर क्या है. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल, मेकिंग अ लॉ. आप कुछ भी कह सकते हैं. ये 3 प्रोसीजर हैं यहां पर. आप इन 3 प्रोसीजर को याद रखें. फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल एंड थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल. 3 रीडिंग्स होती हैं. अब इन रीडिंग्स का पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूं. देखिए फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है. सबसे पहले आप ये देखिए कि आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस अ मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल. कि सबसे पहले स्पीकर या चेयरमैन जो भी हैं, ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं. मैंने आपको बताया था लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा की जो राज्यसभा के जो क्या कह सकते हो, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस अ मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल. द मेंबर रीड्स द टाइटल ऑफ द बिल. कि पहली रीडिंग में जिस भी मेंबर ने चेयरमैन या स्पीकर से कंसेंट करने के बाद बिल को इंट्रोड्यूस किया है, वो इस पार्ट में फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ बिल का टाइटल बताता है. क्या लिखा है कि द मेंबर रीड द टाइटल ऑफ बिल, कि सिर्फ टाइटल को रीड किया जाता है. अ कॉपी ऑफ द बिल इज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द मेंबर प्रेजेंट. और उस सदन में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे सबको उस बिल की कॉपी दे दी जाती है. द प्रपोजल ऑफ दिस बिल इज पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कि जो बिल है, ठीक है, इसको पब्लिश किया जाता है सिर्फ गवर्नमेंट गैजेट पर. कि जो सरकारी पत्र होता है, सरकारी राजपत्र जो होता है, उस पर ही इस बिल को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है. नॉर्मली अ बिल इज नॉट डिबेट इन दिस स्टेज. कि इस स्टेज पर कोई भी डिबेट नहीं होता बिल पर. नो डिबेट, कि कोई भी डिबेट नहीं हो सकता पहली रीडिंग पर. पहली रीडिंग पर सिर्फ मेंबर के द्वारा बिल का टाइटल पढ़ा जाता है. ठीक है, चलिए, दिस इज नोन द फर्स्ट रीडिंग. इसको हम फर्स्ट रीडिंग के नाम से जानते हैं. नाउ द सेकेंड रीडिंग. इन द सेकेंड रीडिंग एट द फर्स्ट स्टेज, in the second reading at the first stage a general discussion is held in the either referred to a committee or circulated. ठीक है, अब देखिए सेकेंड रीडिंग में क्या हो रहा है. सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन किया जा रहा है बिल के बारे में कि भाई बिल कैसा है, लोगों के लिए अच्छा होगा नहीं होगा, ठीक है, कितने पैसे खर्च होंगे इस बिल को, इस नियम को बनाने में, कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहा है. तो जनरल डिस्कशन किया जाता है इस बिल का, या तो इसको रेफर कर दिया जाता है किसी कमेटी को. ठीक है, पर्टिकुलर कमेटीज बनाई जाती हैं अलग अलग नियम कानून के लिए. एक स्पेशलाइज कमेटी बनाई जाती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और इस बिल के बारे में डिस्कशन करते हैं. और सर्कुलेटेड. ठीक है, एट द सेकेंड स्टेज अ डिटेल्ड क्लास बाय क्लास डिस्कशन इज हेल्ड. क्लास बाय क्लास का मतलब होता है खंड बाय खंड, कि हम सेकेंड रीडिंग में हर एक खंड पर एक डिटेल डिस्कशन किया जाता है कि कहीं किसी भी तरीके से ये बिल किसी के लिए हार्म तो नहीं है. ठीक है, नाउ द थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग देखिए क्या लिखा है कि इन द थर्ड रीडिंग द बिल इज मूव्ड फॉर द फाइनल अप्रूवल. थर्ड रीडिंग में ये बिल जो है फाइनल अप्रूवल के लिए पहुंचता है. द बिल एज होल इज पुट टू वोट. सभी लोग वोट करते हैं बिल के लिए. जिस भी सदन में, जिस भी हाउस में ये बिल लाया जाता है वहां पर वोटिंग होती है. If passed by a simple majority in the house, it is sent to the other house. ठीक है, तो वहां पर सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी बेटा, सिंपल मेजोरिटी का मतलब आप ये समझ लें कि मान के चलिए कि किसी भी सदन में 200 मेंबर्स हैं. ठीक है, आप इसको समझिए सिंपल मेजोरिटी का मतलब 200 मेंबर हैं. तो मेजोरिटी क्या होगी इसमें बेटा कि आधे से एक ज्यादा, यानी हम इसको कह सकते हैं 50% प्लस 1. तो इसका 50% कितना होगा, 100 प्लस 1 equals to 101. This is the simple majority of the present member. यदि 200 मेंबर प्रेजेंट है तो उसकी सिंपल मेजोरिटी होगी 101. तो किसी भी सदन में जब ये बिल लाया जाता है तो सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग करने के बाद यदि ये पास हुआ तब उसको दूसरे हाउस में, जैसे मान के चलिए ये बिल लोकसभा में आया, ठीक है, तो फिर यहां से पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भी पास होना जरूरी होता है. जरूरी नहीं है कि एक सदन में पास हो गया तो बिल कानून बन गया, नियम बन गया, नहीं, उसको दूसरे सदन पे भी भेजा जाता है. तो इसके बारे में सेकंड पैराग्राफ लिखा है कि आफ्टर द बिल इज सेंट टू द अदर हाउस इट गोज थ्रू ऑल द 3 स्टेज एज मेंशन एबव. तो यहां पर क्या लिखा कि आफ्टर द बिल इज सेंट टू द अदर हाउस, जब बिल को अदर हाउस में सेंड किया जाता है उसके बाद यहां पर क्या लिखा है कि इट गोज थ्रू ऑल द 3 स्टेज एज मेंशन अबव, कि उसमें
तीनों स्टेज के बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ठीक है, तीनों स्टेज की डिस्कशन को मेंशन किया जाता है ताकि सेकंड हाउस में, दूसरे हाउस में प्रॉब्लम्स ना हो। आफ्टर द अदर हाउस पास द बिल इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अब जब ये बिल सेकंड हाउस में ही पास हो गया, मान के चलिए कोई बिल लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया गया, 3 रीडिंग हुई, वहां से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया। आफ्टर द अदर हाउस पास द बिल इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, कि अब यहां से भी पास हो गया, हमने टिक मार्क कर दिया, दोनों सदन से पास हो गया। अब ये जो बिल है उसको राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकिंग लॉ, कि राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी नियम कानून नहीं बन सकता, कोई भी लॉ कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि द बिल बिकम अ लॉ आफ्टर अ साइन बाय द प्रेसिडेंट, कि कोई भी बिल तभी नियम या कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है कि दोनों हाउसेस में पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनके साइन के लिए, ठीक है। दिस लॉ इज देन पब्लिश्ड इन द यूनियन गवर्नमेंट गजेट, फिर इसके बाद जब ये राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया जाता है तो ये यूनियन गजेट्स में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये बिल के बारे में डिटेल जानकारी आ जाती है। नाउ हाउएवर इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट इन द अदर हाउस और इफ इट डज नॉट कंसीडर द बिल ऑफ 6 मंथ, अब देखिए क्या लिखा है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो बिल लोकसभा में पास हुआ वो राज्यसभा में ही पास हो जाए, तो उसके सर्कमस्टेंसेस भी लिखे हैं कि यदि दूसरे हाउस में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कि लोगों में एक डिसएग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को बिल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बिल को 6 मंथ तक रख लिया, ठीक है, कि बिल पर कोई भी डिस्कशन नहीं आ रहा है, ना बिल पास हो रहा है, ना फेल हो रहा है सेकंड सदन से, सेकंड हाउस से, तब की कंडीशन लिखी है, लिखा द प्रेसिडेंट मे कन्वेन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस, अ जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइड्स ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनकी एक ज्वाइंट सिटिंग अरेंज कराते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, राज्यसभा स्पीकर नहीं। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग की को प्रेसिडाइज करता है, ठीक है। नाउ द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस इफ एट द ज्वाइंट सिटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इज सपोर्टेड। अब ज्वाइंट सिटिंग में आप देखें कि भैया लोकसभा में आपको मालूम है कि 545 मेंबर हो सकते हैं एंड राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर प्रेजेंट हों, ठीक है। अपन मान के चलते हैं कि 300 मेंबर्स लोकसभा के प्रेजेंट हुए और 200 मेंबर्स राज्यसभा के प्रेजेंट हुए, तो टोटल कितने मेंबर हुए, 500 मेंबर्स प्रेजेंट हुए। तो सिंपल मेजॉरिटी वही है 50% प्लस 1, यानी इसका 50% हो जाएगा बेटा 250 एंड प्लस 1 यानी टोटल हो जाएगा 251। तो जो ज्वाइंट सिटिंग है, ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग में जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उनकी वोटिंग होगी और सिंपल मेजॉरिटी से यदि उस बिल पर सहमति बन रही है तो बिल को पास माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कि नियम कैसे बनता है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द सब्जेक्ट मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपसे कि सेंट्रल लिस्ट पर कानून बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट का, एंड कंकरेंट लिस्ट पर दोनों डिस्कशन करते हैं लेकिन फाइनल राइट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो यहाँ के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल पे नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर टेबल्स दिखाऊंगा। तो पहला टेबल देखिए आपको सेंट्रल लिस्ट का। सेंट्रल लिस्ट पर मेंशन किया गया है कि देयर आर 97 सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट ऑन विच ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन लिस्ट आर, कि इस पर 97 सब्जेक्ट्स होते हैं और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट है वो इसमें मेंशन की हुई है। आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, बैंक, ठीक है, करेंसी, इंश्योरेंस, वाटर ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एरिया, सेंसस, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन एंड इलेक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। फिर नाउ द नेक्स्ट देखिए अब आप स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में 62 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर यहां पर लिखा है कि द स्टेट लिस्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ, देयर कैन बी डिफरेंट लॉ इन डिफरेंट स्टेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर। कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो इस लिस्ट में हैं। सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट की कौन कौन सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं, रोड, जस्टिस, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पुलिस, जेल, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड इरिगेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। एंड नाउ फाइनल
कंकरेंट लिस्ट। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि स्टेट लिस्ट में, सॉरी सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 62 हैं, ठीक है। ये डाटा बुक के अकॉर्डिंग है, ये डाटा चेंज भी हुआ होगा अभी, ठीक है, लेकिन ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ बुक के अकॉर्डिंग डाटा बता रहा हूँ आपको। एंड नाउ द कंकरेंट लिस्ट, देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि इन द कंकरेंट लिस्ट ऑन विच बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ, दोनों के पास पावर तो होता है, डिस्कशन दोनों करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है देखिए कि हाउएवर द लॉ पास्ड बाय द सेंट्रल और दीज सब्जेक्ट शैल प्रिवेल ओवर द लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यदि किसी सर्कमटेंसेस में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया है और बाद में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कानून सही नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का कानून है वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो उस पर डोमिनेट कर जाएगा। नाउ द हियर द लिस्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं कंकरेंट लिस्ट पर, तो यहां पर लिखा है फॉरेस्ट एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज एंड डाइवोर्स, न्यूज़पेपर, एजुकेशन, एडॉप्टेशन एंड इनहेरिटेंस, प्राइस कंट्रोल एंड पनिशमेंट मेथड। तो ये डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किए हुए हैं और आपका ये आज का चैप्टर यहाँ पर होता है क्लोज। आई होप जहाँ पर आपको समझ में ना आया हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और भी जो आपको जो जानकारी चाहिए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।